हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है 27 जुलाई एंड 27 जुलाई के अंदर द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और न्यूज़ आए हैं वो आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। सबसे पहला जो न्यूज़ है वो है गवर्नर के पावर से रिलेटेड। दूसरा एक न्यूज़ आया है कि होम डायनेस्टी जो कि असम में लोकेटेड है, यहाँ के कुछ अवशेष को क्या है, एक मतलब मॉन्यूमेंट्स को जो निकाला गया है उनको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में जो है वो मतलब शामिल किया जाएगा, उससे रिलेटेड है। फिर एक आर्टिकल है बीमस्टेक, उसके अंदर जो है एज अ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंदर बताया गया है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को जो है, जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम देखेंगे। फिर एक यूडाइज प्लस प्लेटफॉर्म है चिल्ड्रन या जो स्कूलिंग प्रोग्राम्स है हमारे, उनके लिए जो एक तरह का सर्वे प्रोग्राम है या सर्वे प्लेटफॉर्म है, उससे रिलेटेड वो हम देखेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। तो ज़्यादा न्यूज़ था नहीं, कुछ ही न्यूज़ थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहला जो है वो है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई गवर्नर जो है वो क्या है, दे आर सबवर्टिंग फेडरलिज्म। ठीक है, मतलब गवर्नर जो है वो सबवर्ट कर रहे हैं फेडरलिज्म को। फेडरलिज्म हम कह रहे हैं जहाँ पे यूनियन और स्टेट के बीच क्या है, एक तरीके से समझौता है कि भाई अगर हम देखें तो कुछ पावर स्टेट्स के पास है, कुछ क्या है यूनियन के पावर पास में है। जो भी स्टेट सब्जेक्ट्स होते हैं उन पे लॉ या एक्ट बनाने का अधिकार क्या है, स्टेट के पास है। अब यही देखने को मिला है क्योंकि स्टेट की तरफ से क्या है, लेजिस्लेचर से अगर कोई बिल पास भी होता है तो बहुत सारे बिल पे गवर्नर साहब क्या है, एक तरीके से विथहोल्ड कर ले रहे हैं कि भाई हम जो है वो कंसिडरेशन जो है वो प्रेसिडेंट साहब से करवाएंगे। अब होता क्या है कि प्रेसिडेंट के पास क्या है कि प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो एक्चुअली में क्या है कि जो भी बिल प्रेसिडेंट पास कर रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं क्या है, इम्पैक्ट हम कह सकते हैं जो यूनियन गवर्नमेंट का है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो वही कहा भी जा रहा है कि भाई जिस लॉ या बिल पे सेंट्रल गवर्नमेंट खुद डायरेक्टली क्या है वो उसको मतलब कर्टेल नहीं कर सकती है या उस पे क्या है काम नहीं कर सकती है, उसको एक तरीके से घुमा के नाक पकड़ने वाली बात हो गई कि वो प्रेसिडेंट के थ्रू रिकंसिडरेशन के लिए क्या है गवर्नर साहब रख ले रहे हैं आपके बिल को। एंड उस चलते क्या है, यूनियन गवर्नमेंट जो है उनको एक तरीके से क्या है इनडायरेक्टली पावर मिल जाता है कि उस बिल पे जो है वो अपना कंसेंट जो है वो दे सके। ठीक है, तो इसी चीज को बोला भी गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई गवर्नर जो है वो सबवर्ट कर रहे हैं किस चीज को, फेडरलिज्म को। इसी को सबवर्टिंग फेडरलिज्म हम कह रहे हैं। तो अगर कोई भी बिल गवर्नर के पास प्रेजेंट होता है तो गवर्नर के पास क्या है, पावर होता है कुछ कुछ चीजों को करने का। सबसे पहला अगर हम देखें, व्हेन अ बिल इज सेंट टू द गवर्नर आफ्टर इट इज पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर ही और शी कैन। अब इनके पास पावर क्या है, पहला क्या है कि वो बिल को असेंट दे दे। दूसरा क्या है, विथहोल्ड कर ले अपने असेंट को कि भाई हम जो है विथहोल्ड कर लेते हैं। तीसरा क्या है, बिल को फिर से रिटर्न कर दे स्टेट लेजिस्लेचर के पास। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर दोबारा स्टेट लेजिस्लेचर के पास क्या है कि वो रिटर्न होता है एंड दोबारा स्टेट लेजिस्लेचर ने पास करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, तो वहां पे क्या होता है, मैंडेटरी हो जाता है। गवर्नर जो है उसके बाद क्या है वो बिल को विथहोल्ड नहीं कर सकते, उनको एसेंट जो है वो देना ही पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो अमेंडमेंट जो है वो हो या ना हो, मतलब दोबारा अगर प्रेजेंट होगा गवर्नर के पास तो फिर उसको उनको एक तरीके से क्या है उस बिल पे एसेंट देना होगा। रिजर्व कर सकते हैं बिल को कंसिडरेशन फॉर द प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, कि बिल भाई जो है हम रिजर्व कर रहे हैं कि इस पे जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो उसको कंसीडर करेंगे फिर से। कब हो सकता है ऐसा, जब कोई भी ऐसा केस जो कि स्टेट के हाई कोर्ट को क्या है इंडेंजर कर दे उसके पोजीशन को। तो जनरली फंडामेंटल जो राइट्स है उनसे रिलेटेड जो भी बिल्स होते हैं उनको एक तरीके से क्या है विथहोल्ड करने की पावर जो है वो रहती है गवर्नर के पास। ठीक है, रिजर्व करने के लिए। दूसरा, गवर्नर कैन ऑल्सो रिजर्व द बिल इफ इट इज ऑफ द फॉलोइंग नेचर। पहला क्या है भाई, अल्ट्रा वायर्स, मतलब कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर प्रोविजंस है उसके अगेंस्ट क्या है कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बिल पास होता है तो उसको गवर्नर जो है वो विथहोल्ड या रिजर्व जो है वो कर सकते हैं। दूसरा, अगर डीपीएसपी के जो प्रिंसिपल्स है उनके अपोज क्या है वो बिल हो अगेंस्ट द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, की भाई कंट्री के या स्टेट के लार्जर इंटरेस्ट में नहीं है, उनके अगेंस्ट है। ग्रेव नेशनल इंपॉर्टेंस, की भाई नेशनल इंपॉर्टेंस जो है उसके अगेंस्ट जो है मतलब उसके काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है या इशू है, तो उस पर रिलेटेड जो भी बिल है गवर्नर उसको क्या कर सकते हैं, मतलब उनको उस बिल को
कंसीडर करने के लिए विथहोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, डीलिंग विद द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी जो कि आर्टिकल 31A के अंदर क्या है, मतलब उसको एक्विजिशन जो है उसका किया जा रहा है, तो उसके लिए जो गवर्नर है वो रिजर्व कर सकते हैं बिल को। तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं कि भाई हाई कोर्ट डेंजर में है, उसके लिए और भी इन सारे कंडीशन में क्या है, गवर्नर के पास पावर है कि वो बिल को रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कि रॉयल ब्यूरियल माउंट्स ऑफ द अहोम डायनेस्टी फ्रॉम असम मेक इट टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में क्या है, शामिल जो है वो कर लिया गया है। अच्छा, ये अगर हम अहोम डायनेस्टी की बात करें तो यहाँ पे ही क्या है, इसका कुछ ब्रीफ हिस्ट्री है वो हम थोड़ा देख लेते हैं। पहला अगर हम देखें तो चालुंग सुकाफा, ही वॉज द 13th रूलर, सेंचुरी रूलर हु फाउंडेड द अहोम किंगडम। तो ये जो है सुकाफा सुकाफा क्या है, 13th सेंचुरी के अंदर क्या है, रूलर थे जिसने अहोम किंगडम की स्थापना की थी, जो कि लगभग 6 सेंचुरीज तक क्या है रूल किया जाता है इनके द्वारा। द Ahoms ruled the land till the province was annexed to British India in 1826, ठीक है। तो ये अहोम किंगडम असम के अंदर तब तक रहा जब तक कि ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या है 1826 के अंदर थ्रू द ट्रीटी ऑफ यंदाबू, यंदाबू ट्रीटी के थ्रू क्या है, अहोम किंगडम के जो लैंड है उसको एक्वायर जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा कर लिया गया था। सर एडवर्ड गेट इन हिज बुक अ हिस्ट्री ऑफ असम रोट दैट सुकाफा इज सेड टू हैव लेफ्ट अ place called Malung, Burma, which is now known as Myanmar, in 1215 AD with 8 nobles and some people, ठीक है। मतलब कैसे स्थापना हुई अहोम किंगडम की, उसी के बारे में क्या है, जो एडवर्ड गेट है उन्होंने अपने बुक के अंदर जो है हिस्ट्री ऑफ असम, उसमें क्या है मेंशन किया है कि भाई जो आपके सुकाफा थे वो क्या है 1215 ईस्वी के अंदर बर्मा के रीजन में, मतलब जो आज के डेट में म्यांमार है उसके रीजन में, जिसको माउलुंग रीजन हम लोग कह रहे हैं, वहां से निकले। लग अपने साथ कुछ लोग थे, उनके साथ साथ ही साथ 8 जो है वो क्या है नोबल्स थे। एंड फिर वही क्या है माइग्रेट करके आ जाते हैं असम के अंदर, एंड वहीं पे स्थापना करते हैं किसका, होम किंगडम का। ही एंड हिज पीपल रीच्ड ब्रह्मपुत्रा वैली इन 1235 एडी। तो 1215 में निकले थे एंड उसके बाद से 1235 एडी के अंदर क्या है ब्रह्मपुत्रा वैली पहुंचते हैं, फाइनली सेटल होते हैं, जिसका नाम है चराय देव इन अपर असम, ठीक है। तो अपर असम में एक रीजन है चराय देव, वहां पे क्या है सेटल डाउन होते हैं। सुकाफा फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड सॉरी सुकाफा established his first small principality in चराय देव, सोइंग द सीड्स ऑफ फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द अहोम किंगडम। मतलब स्टार्टिंग जो है असम के अंदर क्या है इस रीजन से, जिसको चराय देव कह रहे हैं, वहीं पे सुकाफा ने पहली बार क्या है स्टेब्लिश जो है वो किया था उस रीजन में अहोम किंगडम का। धीरे धीरे वो क्या है एक्सपेंशन जो है वो होता रहा, एंड अहोम किंगडम क्या है वो साइज में बड़ा होता चला गया। अगर हम अहोम्स की बात करें तो उन्होंने एक नए स्टेट को क्रिएट किया बाय सप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द भुइयांस, ठीक है। तो लैंडलॉर्ड्स वहां पे असम में प्रेजेंट थे, उनको क्या है सप्रेस करके क्या है भुइयांस को उन्होंने अहोम किंगडम की स्थापना जो है वो की। द अहोम स्टेट डिपेंडेंट अपॉन फोर्स्ड लेबर। तो देखो अब स्टेट का तो स्थापना हुआ, लेकिन काम करने के लिए क्या चाहिए थे, काम करने के लिए लेबरर्स चाहिए थे। अब ये लेबरर्स क्या है कहाँ से आते, तो उनको फोर्सफुली क्या है वो काम करवाया जाता था, और जो फोर्स्ड लेबर थे उनका नाम पायक्स था। तो पायक्स जो थे वो क्या थे, फोर्स्ड लेबर थे। अ होम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लैंस और खेल्स, ठीक है। जो सोसाइटी था वो क्लैंस और खेल्स में डिवाइडेड था। अ खेल ऑफन कंट्रोल्ड सेवरल विलेजेस। एक खेल के अंदर क्या है जो अगर हम देखें तो एक खेल जो थे उसके अंदर सेवरल विलेजेस को वो कंट्रोल जो है वो करता था। होम्स वर्शिप दियर ओन ट्राइबल गॉड्स। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इंस्टीड ऑफ इम्पोजिंग दियर ओन लैंग्वेज रिलीजन एंड रिचुअल्स ऑन communities living in the Assam, they accepted the Hindu religion and the Assamese language। तो अहोम, क्योंकि देखो इस पूरे मान लो ये असम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अहोम किंगडम की स्थापना हो गई। पहले से तो लोग यहाँ रह ही रहे थे, कुछ ही लोग बाहर से आए थे जिन्होंने स्थापना किया था सुकाफा के साथ, ठीक है। तो इन्होंने इम्पोज नहीं किया कि अपना रिलीजन अपना लैंग्वेज कल्चर को इम्पोज नहीं किया, जबकि यहाँ पे पहले से क्या है हिंदुइज्म को फॉलो किया जाता था, तो उस रिलीजन को इन्होंने एक्सेप्ट भी किया। लेकिन हाँ फिर भी क्या है कि अपना जो ट्रेडिशनल बिलीफ है वो खोया नहीं आफ्टर एडॉप्टिंग हिंदुइज्म। मतलब हिंदुइज्म में कन्वर्ट तो हो गए, उनको अडॉप्ट भी कर लिए, लेकिन क्या है अपना जो कोर
ट्राइबल बिलीफ है उनको क्या है इन्होंने एक तरीके से बचा के रखा, लॉस जो है वो नहीं होने दिया। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें अहोम किंगडम की, तो सुखाफा सक्सेसफुली assimilated different communities and tribes. He developed very amiable relationship with the tribal communities of Assam, especially the Sutias and Morans and the Kacharis. He is widely referred to the architect of Bor Assam or Greater Assam because he consolidated power, culture, and religion in the region and managed to group a diverse mix of people in such a politically sensitive region, crisscrossing South Asia and Southeast Asia. तो इनका अगर हम सिग्निफिकेंस देखें तो क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो असम के अंदर मल्टी डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलता है, डिफरेंट रीजन्स के लोग जो है वो वहाँ रहते हैं, एंड इतने डाइवर्स कल्चर के अंदर भी क्या है एक स्टेबिलिटी को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड वो चीज़ सुकाफा के द्वारा जो है वो देखने को हमें मिला कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से क्या है मैनेज जो है उस रीजन को किया था। असम सेलिब्रेट्स असोम दिवस। 2 दिसंबर को हर साल क्या है असोम दिवस जो है वो मनाते हैं टू कमोमरेट द स्काफा एंड हिज रूल। जो अहोम किंगडम थे उनके रूलर, उनको उनकी याद में क्या है कि उसको असोम दिवस के रूप में क्या है हर 2 दिसंबर को जितने भी आसाम के लोग हैं वो क्या है सेलिब्रेट जो है वो करते हैं। अब देखो यहाँ पे बात हुआ है कि ये तो अहोम का किंगडम या अहोम डायनेस्टी की हम बात कर रहे हैं। एक्चुअली में क्या है कि अहोम डायनेस्टी के जो मॉन्यूमेंट्स है उनको क्या है उनको जो रॉयल मॉन्यूमेंट्स है उनको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। अब यहाँ पे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की हम बात कर रहे हैं, तो अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज अ लैंडमार्क और एरिया विथ लीगल प्रोटेक्शन। भाई लीगली प्रोटेक्ट किया जा रहा है कि उसको क्या है कोई भी छेड़छाड़ जो है वो नहीं कर सकता, अगर करेगा तो उसको फाइन हो सकता है, उसको जेल में डाल दिया जा सकता है। बाई एन इंटरनेशनल कन्वेंशन एडमिनिस्टर्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो असल में क्या है कि ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का क्रिएशन होता है। क्रिएशन क्या मतलब पहले से बना हुआ है, उसको डिक्लेयर किया जाता है कि अच्छा बच्चा ये जो है वो इंटरनेशनली क्या है इस चीज को प्रोटेक्ट किया जाएगा। जिस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होता है उसको यूनेस्को कहते हैं हम लोग। World heritage sites are designated by UNESCO for having cultural, historical, scientific, or other forms of significance. The sites are judged to contain cultural and natural heritage around the world, considered being of outstanding value to humanity. मतलब किसी भी साइट को क्या है वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम कंसीडर नहीं कर सकते। एक्चुअली में कंसिडरेशन के लिए चाहिए कि भाई उसका कल्चरल सिग्निफिकेंस होना चाहिए उस रीजन का या उस पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट का या साइट का। अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के द्वारा क्या क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया किया जाता है, मतलब यूनेस्को के द्वारा किसी भी साइट को या रीजन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर करने के लिए कुछ तो क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता होगा। सबसे पहला क्या है कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनना होता है जिसको डिक्लेयर होना होता है उस पर रिगरस तरीके से क्या है नॉमिनेशन एंड इवेल्युएशन प्रोसेस जो है वो किया जाता है। यूनेस्कोज एडवाइजरी बॉडीज द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट जिसको आइको मॉस कहते हैं एंड द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर असेसेस ईच नॉमिनेटेड साइट। जो भी नॉमिनेशन पहले फाइल होगा उसको ये दोनों एडवाइजरी बॉडीज जो है जिसको आइको मॉस कह रहे हैं और आईयूसीएन कहते हैं ये क्या है सर्वे करते हैं और असेसमेंट करते हैं हर नॉमिनेटेड साइट का। अ साइट मस्ट डेमोन्स्ट्रेट आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू OUV, मतलब by meeting one or more criteria defined in the convention to make it worthy of a special protection for all humanity। मतलब भाई इंटरनेशनली हम किसी चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो उसका सिग्निफिकेंस वर्ल्ड वाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई खाली उसी शहर में रहने वाले लोग या उसी देश में रहने वाले लोग क्या है उसका बेनिफिट जो है वो लेंगे या उससे उनको क्या है फायदा होगा। मतलब उसका कल्चरल सिग्निफिकेंस या हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस वर्ल्ड वाइड होना चाहिए तभी क्या है। इसीलिए जो आइकोमॉस और आईयूसीएन सर्वे करते हैं असेसमेंट करते हैं तो बेसिकली वो क्या है वो आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू तय करते हैं कि हर साइट जिसको भी क्या है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर होना है उसका ये वैल्यू जो है वो होना चाहिए, तभी जाके उसका इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस जो है वो माना जाएगा। अगर हम क्राइटेरिया देखें फॉर डिटरमाइनिंग आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू तो वो क्या है। फॉर कल्चरल साइट्स 6 क्राइटेरिया जो है वो फॉलो किया जाता है और नेचुरल साइट्स के लिए 4 क्राइटेरिया है। अब कल्चरल साइट के लिए 6 क्राइटेरिया कौन कौन से है। पहला, इट रिप्रेजेंटिंग अ मास्टरपीस ऑफ ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस, मतलब इतना
जो कल्चरल हेरिटेज की अगर हम बात कर रहे हैं साइट्स की, तो मास्टरपीस होना चाहिए। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को लेके देखो, या उस समय के जो भी लोग रहे होंगे उनका, मतलब कंपेयर अगर हम करें तो बहुत एडवांस साइंटिफिक अप्रोच जो है अगर नजर आ रहा है, या आर्किटेक्चर उस लेवल का है, मतलब अल्टीमेटली क्या है कि क्रिएटिविटी जो है वो झलकना चाहिए। दूसरा, एग्जिबिटिंग इंपॉर्टेंट कल्चरल इंटरचेंज और अ सिविलाइजेशन, मतलब कि जैसे मान लो नालंदा यूनिवर्सिटी ही ले लो, ठीक है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी में एक कल्चरल हम कह सकते हैं इंटरचेंज है, क्योंकि दूसरे दूसरे देशों से लोग जो है वो आया करते थे। वैसे ही क्या अलग अलग हेरिटेज साइट्स है वहाँ पे, क्या अलग अलग डाइवर्सिफाइड जो है डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज, कल्चरल एक्सचेंज की हम बात कर रहे हैं कि भाई दूसरे दूसरे देशों से क्या है लोग आते जाते थे। बियरिंग यूनिक टेस्टिमनी टू अ ट्रेडिशन और सिविलाइजेशन, कि भाई प्रमाणित होना चाहिए कि कोई भी साइट क्या है एक पर्टिकुलर जो सिविलाइजेशन है या जो रिलीजन है या ट्रेडिशन है उसको दर्शाता हो। बीइंग एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ अ टाइप ऑफ आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजी एंड लैंडस्केप, it is an outstanding example of traditional settlement, land use, or sea use being directly or tangibly associated with events or ideas of universal significance। मतलब tangibly, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ क्या है बिलीफ में दिखना चाहिए कि भाई हम जो है वो जो इसको डिक्लेयर कर रहे हैं साइट को, इसका टेंजिबल वैल्यू है यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस से, ठीक है। अगर हम नेचुरल साइट्स को देखें तो यहाँ पे चार क्राइटेरिया है। सबसे पहला क्या है कि कंटेनिंग सुपरलैटिव नेचुरल फेनोमेना फॉर्मेशंस और फीचर्स, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर जो है या कोई भी नेचुरल जो है साइट उसको डिक्लेयर हम तभी करेंगे जब वहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है नेचुरल फिनोमेना हो रहा होगा। एग्जाम्पल ऑफ द मेजर स्टेजेस ऑफ अर्थ रिवॉल्यूशनरी हिस्ट्री, कि भाई अर्थ का जो रिवॉल्यूशनरी हिस्ट्री रहा उसमें एक बहुत मेजर स्टेप के रूप में ये साइट रहा होगा। It is an outstanding example of significant ecological and biological processes containing the most important and significant habitats of biological diversity। तो या तो क्या है कि ये significant ecological या biological process हो, या हम कह सकते हैं biological diversity का एक important habitat हो ये साइट, तो उस केस में भी क्या है इसको नेचुरल साइट के रूप में कंसीडर किया जाता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में। तो इतना ही था इसमें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो न्यूज है, अ न्यू पुश इन द बे ऑफ बंगाल। इस आर्टिकल के अंदर क्या है सेकंड बिम्स्टेक जो कॉन्फ्रेंस हुआ था हमारा, ठीक है, उसी से रिलेटेड है। तो मेनली यहाँ के क्या है कि जो बिम्स्टेक है एज एन ऑर्गेनाइजेशन उसको क्या है कि उसी के बारे में बताया गया है, कैसे जो है बिम्स्टेक के थ्रू क्या है कि हम अपने जो ईस्टर्न साइड या साउथ ईस्ट जो साइड है हमारा जो नेबरिंग कंट्रीज है उससे क्या है रिलेशनशिप स्ट्रांग जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बिम्स्टेक की बात करें तो बिम्स्टेक इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजिंग 7 मेंबर्स। तो बिम्स्टेक के अंदर क्या है 7 अलग अलग मेंबर्स है। कौन कौन से हैं ये, तो जैसा कि बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है एंड थाईलैंड है। तो याद रखना बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, BBI, MNSL एंड टी, ठीक है। तो M फॉर म्यांमार, N फॉर नेपाल, SL फॉर श्रीलंका एंड थाईलैंड का T हो गया, ठीक है। ये जो है फॉर्म किया था 1997 के अंदर। एंड मेन चीज क्या था, एम अगर हम देखेंगे तो विद द एम ऑफ प्रोमोटिंग मल्टी फेसेटेड टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग द कंट्रीज ऑफ द बे ऑफ बंगाल रीजन, मतलब टेक्निकल और इकोनॉमिक रूप से क्या है कोऑपरेट करे ये कंट्रीज बे ऑफ बंगाल रीजन के अंदर। इसी पर्पस से क्या है बिम्स्टेक का फॉर्मेशन 1997 के अंदर हुआ था। अगर हम रीजन की बात करें तो रीजन क्या है ओवरऑल, अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखें तो बिम्स्टेक के अंदर जितने भी कंट्रीज है तो ओवरऑल पॉपुलेशन 1.5 बिलियन के अप्रॉक्स है, इससे ज़्यादा ही होगा एक्चुअली। एंड जीडीपी अगर कंबाइंड देखें तो यूएस 3.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का जो है जीडीपी, कंबाइंड जीडीपी इस रीजन से हमें देखने को मिलता है। अगर हम ओरिजिन की बात करें तो द सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1997 विद द अडॉप्शन ऑफ द बैंकॉक डिक्लेरेशन। तो बैंकॉक के अंदर डिक्लेरेशन हुआ था, उसी के थ्रू क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन होता है। इनिशियली 4 ही मेंबर्स थे जिनको बिस्टेक कह रहे थे, ठीक है, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। 1997 के अंदर उसको फिर से क्या है उसको रीनेम किया गया बिम्स्टेक के रूप में, ठीक है, आफ्टर म्यांमार ज्वाइन, म्यांमार ने जब ज्वाइन किया तो उसको बिम्स्टेक कर दिया गया। Admission of Nepal and Bhutan in 2004 led to another name change to the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral
टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो बिम्स्टेक नाम ही रह गया, लेकिन पहले क्या है, बिम्स्टेक था अलग, ये बिम्स्टेक अलग है, ठीक है। ये वाला जो था वो म्यांमार को लेके नाम से था, और ये वाला क्या है, चेंज होके बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो गया। तो ये चेंज हो गया। आज के डेट में अगर देखें तो 7 मेंबर्स है। कौन कौन से? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहला क्या है कि इट अलाइंड विद द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो पहले क्या था, लुक ईस्ट पॉलिसी था, चेंज कर दिया गया मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। एक्ट ईस्ट पॉलिसी की हम बात करते हैं तो मेनली क्या है, बिम्स्टेक इज मोर अलाइंड विद इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इंडिया को हेल्प करेगा कि भाई जो इंडियन ओशियन रीजन है और इंडो पैसिफिक रीजन है, उसमें क्या है, ट्रेड के टर्म्स में और सिक्योरिटी के टर्म्स में क्या है कि अपना डोमिनेंस जो है वो क्रिएट जो है वो कर सकता है। सार्क का अल्टरनेटिव बन सकता है। सार्क जो है, फॉलोइंग इंडियाज एफर्ट्स टू आइसोलेट पाकिस्तान एट 2016 साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन summit in response to the Uri attacks, BIMSTEC has emerged as a preferable regional cooperation platform offering an alternative to the SARC in South Asia। तो क्योंकि सार्क का हिस्सा क्या है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान को बॉयकॉट करने के लिए इंडिया 2016 में आफ्टर द उड़ी अटैक जो है वो मतलब एक तरीके से कंडेम कर रहा था। तो उसका अल्टरनेटिव बन सकता है, क्योंकि ये बिम्स्टेक के अंदर क्या है, पाकिस्तान जो है वो नहीं है, और ये इसमें भी क्या है, बिम्स्टेक के अंदर जो साउथ एशिया के अंदर कंट्रीज है वो क्या है, इंक्लूडेड है। चाइना के लिए भी काउंटर हो सकता है, क्योंकि चाइना एक्सपेंड कर रहा है अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको बीआरआई कहते हैं, अक्रॉस साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो इंडिया व्यूज दिस ग्रोइंग प्रेजेंस एज अ चैलेंज टू इट्स रीजनल डोमिनेंस। इसीलिए इंडिया जो है वो क्या है, लीडिंग रोल कर सकता है बिम्स्टेक के अंदर, प्रोमोटिंग इट एज एन अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म फॉर रीजनल कोऑपरेशन। प्रमोशन ऑफ इनटेंजिबल कल्चर, जैसे कि अगर हम देखें तो इंडिया जो है वो सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज है एट नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार फॉर रिसर्च ऑन आर्ट कल्चर एंड अदर सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू बे ऑफ बंगाल कैन ब्रिंग न्यू इंसाइट एंड रिसर्च इन इनटेंजिबल हेरिटेज ऑफ द रीजन। तो देखो, इसीलिए अभी रिसेंटली पिछले महीने में अगर हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया नालंदा यूनिवर्सिटी को बिहार में। तो नालंदा यूनिवर्सिटी का सिग्निफिकेंस पहले भी था, लेकिन बख्तियार खिलजी के द्वारा जो वो मतलब उसको जला दिया गया था, उसके बाद से कोलैप्स हो गया वो एज अ इंस्टीट्यूशन, क्योंकि वर्ल्ड वाइड फेमस इंस्टीट्यूशन है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर स्पेशली खासकर। तो अगर हम फिर से क्या है, फिर से उसको क्या है, रिजुविनेट कर रहे हैं, फिर से उसको उस लेवल पे उठाने की कोशिश की जा रही है कि हमारा जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसमें इंटरनेशनली क्या है, स्टूडेंट जो है वो आए, और जो इस रीजन स्पेशली बे ऑफ बंगाल रीजन के बारे में जो हिस्टोरिक चीजें हैं उसको क्या है वहां पे बताया जा रहा है, ताकि एक सॉफ्ट पावर जो है वो डेवलप हो सके इंडिया का इस रीजन में भी। लेकिन इतना सब होने के बाद भी क्या है कि ये तो हमने पढ़ लिया कि सिग्निफिकेंस, लेकिन फिर भी कुछ चैलेंजेस है बिम्स्टेक के लिए। सबसे पहला क्या है कि एफिशिएंसी या प्रोसेस जो है काफी स्लो होता है ड्यू टू इनकंसिस्टेंट पॉलिसी मेकिंग। तो इनकंसिस्टेंट पॉलिसी मेकिंग के कारण, या जो ऑपरेशनल मीटिंग्स होता है वो इनफ्रीक्वेंट होता है, बार बार नहीं होता है, जिसके कारण डिले जो है वो देखने को मिलता है। इंट्रा रीजनल ट्रेड और कनेक्टिविटी भी जो है वो क्या है, वो कम है। जैसे बीबीआईएन प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, जो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल को है, वो अभी तक क्या है, फाइनलाइज नहीं हुआ है। डिस्पाइट साइनिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन 2004, बिम्स्टेक स्टैंड्स फार अवे फ्रॉम दिस गोल। ठीक है, बिम्स्टेक के अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी 2004 के अंदर ही क्या है, साइन हो चुका था। 7 कंस्टिट्यूएंट अग्रीमेंट्स नीडेड फॉर द एफटीए, ओनली 2 आर इन प्लेस एज ऑफ नाउ। मतलब टोटल जो है एफटीए के लिए 7 एग्रीमेंट जो है वो कंस्टिट्यूट किए गए थे, लेकिन अभी क्या है, 2 ही जो है वो है, बाकी जो है 5 नहीं किए गए हैं, उसको मतलब एक्सेप्ट नहीं किया गया है। डिस्पाइट बिम्स्टेक्स गोल ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन, रीजनल ट्रेड जो है रिमेन लो। 2020 के अंदर इंडिया ट्रेड विद बिम्स्टेक कंट्रीज ओनली अकाउंटेड फॉर 4% ऑफ इट्स टोटल फॉरेन ट्रेड। इंडिया म्यांमार बॉर्डर कॉल्ड एज एशियाज लीस्ट ओपन बॉर्डर। ठीक है, तो एशिया का लीस्ट ओपन बॉर्डर जो है इंडिया और म्यांमार के बीच में। बिम्स्टेक मेंबर्स ट्रेड मोर विथ नॉन मेंबर्स देन विथ ईच अदर। मतलब जो नॉन मेंबर कंट्रीज है उनसे इनका, जो भी मेंबर्स है बिम्स्टेक के, उनका ट्रेड क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू मतलब ईच अदर। अपने आपस में क्या है, ट्रेड कम है, और बाहर वाले से ट्रेड जो है वो ज्यादा है। चैलेंजेस इन मैरीटाइम ट्रेड एंड फिशरीज, बे ऑफ बंगाल इज अ रिच फिशिंग ग्राउंड बोस्टिंग एन एनुअल फिश कैच ऑफ 6 मिलियन टन्स, 7% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल एंड एक्सटेंसिव कोरल रीफ्स। ठीक है, तो मैरीटाइम ट्रेड और फिशरीज के लिए भी चैलेंज हो सकता है। मतलब अगर क्या है, कॉपरेशन किया जाए तो प्रॉपर तरीके से क्या है, फिशरी इंडस्ट्री को भी ग्रोथ करवाया जा सकता है।
फाओ के अकॉर्डिंग बे ऑफ बंगाल इज वन ऑफ इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग हॉट स्पॉट इन द एशिया पैसिफिक। तो इलीगल है क्योंकि यहाँ पे फिशरी जो है वो किया तो जाता है, लेकिन इलीगल तरीके से भी बहुत किया जाता है। अदर इश्यूज में भी क्या है, रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस जो है बांग्लादेश म्यांमार के बीच में, इंडिया नेपाल बॉर्डर इशू है, म्यांमार डोमेस्टिक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, मिलिट्री कूप हो गया था तो उसके बाद से म्यांमार के अंदर क्या है, इनस्टेबिलिटी हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यूजिंग चिल्ड्रंस पर्सनल डेटा लीगली एंड सिक्योरली, तो एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म का जिक्र हुआ है, यूडाइस प्लस प्लेटफॉर्म 2018 के अंदर जो है लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। ठीक है, तो यूडाइस प्लस प्लेटफॉर्म है क्या? सिंपली हम कह सकते हैं कि इट इज अ सिस्टम ऑफ ऑनलाइन डेटा कलेक्शन फ्रॉम द स्कूल्स। इट इज डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी इन 2018-19। इट इज डेवलप्ड टू ओवरकम द इश्यूज रिलेटेड टू प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल डेटा फिलिंग इन पेपर फॉर्मेट। तो जो भी बच्चे का रिपोर्ट है वो क्या है, प्रॉपर तरीके से क्या है कि इसमें मैनुअल तरीके से नहीं, ये कंप्यूटर के अंदर डेटा जो है वो फीड किया जाएगा प्रॉपर इंटरवल पे, जिसके कारण कभी भी उसको एक्सेस जो है वो किया जा सकता है। साथ ही साथ ये भी पता चलेगा कितने बच्चे ने ड्रॉप आउट किया, कितने बच्चे जो है वो रेगुलर स्कूल जा रहे हैं, क्या मार्क्स आ रहा है, कितना एज ग्रुप है ज्यादा स्कूल जाने वाला, कितना कम है, ऐसे करके। Improvements have been made in the areas related to data capture, data mapping, and data verification. For the first time on digital library, peer learning, data on digital library, peer learning, hard spot identification, number of books available in library were collected. This is done to align the UDIs, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर आया गया था, उसी से अलाइनमेंट करने के लिए क्या है, यूडाइस प्लस के अंदर अगर हम देखा जाए तो ये जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, यूडाइस का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। ठीक है, इसी को यूडाइस प्लस कह रहे हैं। तो अगर हम एनरोलमेंट देखें 2020-21 के अंदर आया गया था, तो पहले की तुलना में 28 लाख से ज्यादा क्या है राइज हमको देखने को मिला एनरोलमेंट के अंदर। देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 28.3 लाख एनरोलमेंट इन 2020-21। जीईआर जिसको हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कहते हैं, ये है क्या भाई, जनरल लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स एट प्राइमरी अपर प्राइमरी हायर सेकेंडरी लेवल्स ऑफ एजुकेशन। मतलब जनरल पार्टिसिपेशन की बात की जा रही है कि भाई जो भी बच्चे प्राइमरी पे जुड़े हो स्कूल के अंदर, अपर प्राइमरी हायर सेकेंडरी लेवल पे जुड़े हो, सबको क्या है काउंट किया जाएगा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के अंदर। एक है जेंडर पैरिटी इंडेक्स ऑफ जीईआर। ठीक है, मतलब इसी जीईआर का क्या है, जीपीआई हमको निकालना है। तो जीपीआई क्या है भाई, कितने फीमेल जो है स्कूल एजुकेशन के अंदर है इन लाइन विथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ गर्ल्स इन पॉपुलेशन ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एज ग्रुप। ठीक है, मतलब एज ग्रुप वाइज क्या है, मान लो कि 10 से 15 के बीच में जितने भी स्टूडेंट है, उसमें से कितने स्टूडेंट, मान लो कि हम बोल रहे हैं कि 10,000 स्टूडेंट है, तो 10,000 में से गर्ल्स में कितने जो है वो स्कूल के अंदर एनरोल्ड है, 10 से 15 की उम्र वाला, वही क्या हो गया, जीपीआई हो गया। ठीक है, तो जीईआर नियर 100% इन एलिमेंट्री लेवल 99.1% है 2020-21 के अंदर फ्रॉम 97.8%। 96.9 lakh teachers are engaged in school education during 2020-21. This is higher by about 8,800. 39.7 lakh students of government aided private schools shifted to government schools. तो गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल था, वहां से शिफ्टिंग जो है लगभग 40 लाख बच्चों का क्या है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर हुआ है। कोविड के चलते मेडिकल चेकअप ऑफ स्टूडेंट्स ड्रॉप टू 50% ऑफ स्कूल्स इन 2020-21 फ्रॉम दैट मोर देन 82% ऑफ स्कूल्स। ठीक है, तो ये क्या है कि कोविड के चलते जो है स्कूल में जाने वाले बच्चों की संख्या कम हो गई थी, फिर धीरे धीरे रिवाइव जो है वो कर रहा है। अगर हम देखें गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को लेके कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए है, वो कौन कौन सा है। सबसे पहला जो है इसको याद रखना, समग्र शिक्षा। ये एक ओवर आर्चिंग प्रोग्राम है फॉर द स्कूल एजुकेशन सेक्टर विच सबज्यूम्स 3 स्कीम। तो समग्र शिक्षा के अंदर पहले अलग अलग स्कीम्स थे, उनको क्या है कलेक्टिवली सबज्यूम कर लिया गया, मतलब एब्जॉर्ब हो गया ये सारे स्कीम्स किसके अंदर, समग्र शिक्षा के अंदर। कौन कौन से थे ये, तो पहला था सर्व शिक्षा अभियान, हम बार बार सुनते हैं, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जिसको RMSA कह रहे, टीचर एजुकेशन टी। तो ये 3 अलग अलग इनिशिएटिव थे जिसको सबज्यूम कर लिया गया समग्र शिक्षा के द्वारा। ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए तो मेनली सपोर्ट करना है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को इन इम्प्लीमेंटिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ द NEP पॉलिसी जो है हमारा 2020 का,
एंड जो आरटीई यानी कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009 के अंदर एक्ट आया था, उससे अलाइनमेंट के लिए। ठीक है, तो ये समग्र शिक्षा के अंदर ये तीन याद रखना कि जो सब्ज्यूम हो चुका है। पीएम पोषण की बात करें या पोषण की बात करें, तो प्रीवियसली इसी को मिड डे मील स्कीम जो है वो कहा जाता था। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण जो है वो कहा जाता है, यानी कि पीएम पोषण इज फॉर प्रोवाइडिंग वन हॉट कुक्ड मील इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स। बेनिफिशियरीज इसमें कौन है? प्री स्कूल से लेके क्या है, क्लास 1 से लेके क्लास 8वीं तक के बच्चे को क्या है, मिड डे मील जो है वो दिया जाता है। महिला सामख्य समख्या program to empower rural women from socially and इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स थ्रू एजुकेशन। ठीक है, तो वुमेन को मेनली क्या है, टारगेट करके महिला समख्य प्रोग्राम जो है वो किया जा रहा है। मेजर बेनिफिशियरीज कौन कौन सा है? SC ST वुमेन है, वुमेन बिलोंगिंग टू लैंडलेस एंड मार्जिनलाइज्ड फैमिलीज हु आर एंगेज्ड इन वेज लेबर। तो मेनली जो वेज लेबर है, दिहाड़ी मजदूरी जो कर रहे हैं, उनके लिए क्या है ये प्रोग्राम है। और मेनली SC ST जो वुमेन है उनके लिए। स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसास, ठीक है, जिसको SPQEM हम कहते हैं। इट सीक्स टू ब्रिंग अबाउट क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन मदरसास टू एनेबल मुस्लिम चिल्ड्रन टू अटेन स्टैंडर्ड्स ऑफ द नेशनल एजुकेशन सिस्टम इन फॉर्मल एजुकेशन सब्जेक्ट। क्योंकि मदरसा के अंदर क्या है, फॉर्मल सब्जेक्ट जो है वो उतना नहीं पढ़ाया जाता है, रिलीजियस सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ाया जाता है। हाँ, बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि जो साइंटिफिक अप्रोच है या नेशनल जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी का जो लेवल है, उस लेवल पे क्या है पढ़ाने के लिए क्या है, उसको अलाइन करने के लिए स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा जो है वो एक प्रोग्राम है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो निपुण भारत है, ये समग्र शिक्षा के ही अंदर है, जिसको नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी की हम बात कर रहे हैं। इट वॉज लॉन्च टू इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड इन द कंट्री नेसेसरली अटेन्स फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसको FLN कह रहे हैं, बाय द एंड ऑफ क्लास थर्ड बाई 2026-27। तो 2026-27 तक क्लास तीसरे तक के बच्चे को क्या है, इतना बेसिक न्यूमरेसी आना चाहिए जिससे वो चाहे आगे पढ़े या ना पढ़े, उसको अपने बेसिक जीवन में कोई दिक्कत ना हो, बेसिक मैथ्स उसको आना चाहिए। दूसरा है निष्ठिया निष्ठि सॉरी निष्ठ निष्ठा निष्ठा जो है वो अंडर समग्र शिक्षा, ये भी है निष्ठा, अ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन थ्रू इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग। मतलब ये मेनली क्या है, टीचर ट्रेनिंग के लिए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। टू बिल्ड competencies among all the teachers and school principals at the elementary stage through the massive training programs to encourage and foster critical thinking in students। एक है PM ई विद्या, ये स्कीम यूनिफाइज करता है जितना भी डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन है टू एनेबल कोहेरेंट मल्टी मोड एक्सेस टू एजुकेशन कंपोनेंट। इसके अंदर अगर हम PM ई विद्या के अंदर देखें तो एक है दीक्षा प्लेटफॉर्म, वन नेशन वन डिजिटल एजुकेशन, स्वयं प्रभा टीवी है, चैनल्स है, स्वयं मूक्स प्लेटफॉर्म फॉर ई लर्निंग, फ्री ई लर्निंग, रेडियो एंड कम्युनिटी रेडियो है। फिर लास्ट में क्या है कि स्टार प्रोग्राम है। स्टार्स प्रोग्राम क्या है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है वो साइंड एक प्रोग्राम है। मेनली क्या है, ये $500 मिलियन का प्रोग्राम है, जिसको स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम, जिसको स्टार्स कह रहे हैं, टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड गवर्नेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन इन 6 स्टेट। हिमाचल प्रदेश है, केरला है, मद्रास है, इसमें स्टेट याद रखना। स्टार्स प्रोग्राम के अंदर है हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। To be implemented as a new centrally sponsored scheme under the Department of School Education and Literacy। इसके अंदर जो है वो आता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में। तो इतना ही था आज के पेपर के अंदर। तो इस सेशन के PDF को आप हमारे इस चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका यूजर नेम ये है। तो थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।